नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो देखिए आप सभी जानते हैं इंडियन रेलवे सबसे बड़ा एक नेटवर्क है जो ट्रांसपोर्टेशन का एक सबसे सस्ता माध्यम है। और इंडियन रेलवे के गवर्नमेंट जिस तरीके से रेलवे को पुश कर रहा है, जिस तरीके से रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, तो इस बेसिस में रेलवे कंपनी के आगे चल के और भी बड़ा धमाका हो सकते हैं। तो इसी से जुड़े हुए आज मैं एक नहीं दो कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा। इस दोनों कंपनी के बारे में चर्चा करने से पहले ग्लोबल मार्केट में जो मतलब कंट्री वाइज जो एक्टिव नेटवर्क है ग्लोबल मार्केट में, तो उसके बारे में पहले आपको एक डेटा दिखा देता हूँ। देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ द कंट्रीज बाय रेलवे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क साइज, तो नेटवर्क साइज के हिसाब से बात करूँ तो यूनाइटेड स्टेट जो टोटल नेटवर्क साइज रहेगा, टोटल लेंथ ऑफ किलोमीटर है, वो कितना 2,20,480 किलोमीटर के आसपास। और जहाँ पे चाइना कहाँ पे है 1,50,000 के आसपास। और उसके बाद देखिए रसिया है, रसिया कितना 1,05,000। उसके बाद हमारा इंडिया का नाम है 68,000 के आसपास। तो जो जो ग्रोथेबल जो सिचुएशन है वो किस तरीके से लेंथ को कवर कर चुके हैं आप देख सकते हैं। तो इतना बड़ा अगर नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया में बिछा चुके हैं और भी बहुत ज़्यादा नेटवर्क बिछाने वाला है, तो जिसके चलते है इंडियन रेलवे गवर्नमेंट का बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है। तो इस बेसिस में बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स किया जा रहा था, सर ऐसे कुछ कंपनीज के बारे में बता दीजिए जिसका हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है। तो आज एक नहीं दो कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा। और दोनों कंपनी मेरे पसंदीदा कंपनी भी है, और दोनों कंपनी हाई ग्रोथेबल फ्यूचर में ग्रोथ करने का कैपेबिलिटी भी रखते हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको लर्निंग पर्पस में सब कुछ डेटा अपडेट दिया जाता है। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है IRFC। तो रेलवे फाइनेंस कंपनी जो है, मतलब इस कंपनी का एक बात मैं आपको हमेशा बता दूं कि ये जो कंपनी है वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है PSU कंपनी के हिसाब से। क्यों मैं पहले बता दूं कि इंडियन रेलवे के जितने सारे फाइनेंस का काम होते हैं वो सारे फाइनेंस का काम यही कंपनी देखते हैं। मान के चलिए किसी रेलवे कंपनीज को अगर लोन का जरूरत है तो वो लोन प्रोवाइड IRFC ही कर देते हैं। अगर इस कंपनी की जो ग्रोथ देखेंगे तो टोटल IRFC हैज फंड्स पैसेंजर जो कोचेस है, वो कितने पैसेंजर कोचेस को फंड देते हैं 76,000 के आसपास। और IRFC हैज फाइनेंस कितने कर चुके हैं फाइनेंस करीबन 2,65,800 के आसपास। और इसका ग्रोथ ऑफ कैपेसिटी कितना है 4% के आसपास, और वो भी 2022 एंड 2023 के आसपास ग्रोथ हुआ। तो ग्रोथ उतना हाई कैपेबिलिटी नहीं है। तो नेक्स्ट जो बात है जो मुझे इस कंपनी का सबसे बेस्ट पॉइंट लगा वो है NIL। तो NIL इसका जो NPA है वो पूरा के पूरा नील है, मतलब NP जो है वो एकदम जीरो के आसपास है। तो जो कंपनी के NP जीरो है तो उस कंपनी का हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी देखिए फाइनेंस कंपनी होने के नाते इंडिया में जितने सारे NBFC है वो सारे कंपनीज के जो फाइनेंस का ग्रोथ है वो वो ठीक ठाक है, मगर NPA का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव है। बट अकेला IRFC कंपनी है जिसका NPA का रेशियो एकदम जीरो है। अभी NPA होता क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, देखिए अकाउंटिंग हिसाब से दो चीजों को ध्यान रखना होगा। दो चीजों क्या, अब मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ और भी आपको आसान होगा। देखिए दो चीज क्या, एक है एसेट और दूसरा होता है लाइबिलिटीज। अभी एसेट क्या होता है और लाइबिलिटीज क्या होते हैं वो पहले समझ लीजिए। देखिए सिंपल तरीके से आपको समझाऊं, अगर आप एक गाड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो गाड़ी खरीदारी की है आपका पर्सनल यूज में, तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटीज है, क्योंकि उसका दिन के दिन वैल्यूएशन कम होगा और उस वो गाड़ी आपको खर्चा मेंटेन करेंगे तो मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए क्या बनेगा लाइबिलिटीज। और वही गाड़ी वही कार अगर आप भाड़े पे यूज करते हैं, आप भाड़े पे खटा मतलब उसको यूज कर रहे हैं, तो वो आपको लिए बन जाएगा एसेट, क्योंकि वहां से आपको अर्निंग हो रहा है। तो फाइनेंस कंपनी के ऊपर एसेट और लायबिलिटी क्या होते हैं आप पहले समझ लीजिए। एसेट है, फाइनेंस कंपनी क्या करते हैं पहले लोन कस्टमर को देते हैं, उस लोन से वो क्या कमाता है इंटरेस्ट। तो वो इसीलिए वो जो लोन कस्टमर को दे रहा है वो उसके लिए क्या बन रहा है एसेट बन रहा है। तो एसेट अगर मार्केट से उठा नहीं पाया तो उसको कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब वो एसेट परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहा है,
मतलब वो एसेट से पैसा मार्केट से उठा नहीं पा रहा है। तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट होगा जिस कंपनी का एनपी ज्यादा होगा। तो इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ ऑफ रेशियो है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट का ग्रोथ लगातार लगातार बढ़ते चले गए। उसी बेसिस में एसेट अंडर मैनेजमेंट वो भी लगातार ग्रोथ होता चला गया। उसी बेसिस में टोटल इनकम भी देखिए अलग लेवल का ग्रोथ हुआ। तो हर पॉइंट्स इस कंपनी के एक ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिले। तो अभी कंपनी के जो डेटा है उस डेटा के बारे में बात करूं, आप देख सकते हैं ग्रॉस एनपीए वो भी 0 है, नेट एनपीए वो भी 0 है। उसके साथ साथ एनआईएम जो डेटा है वो भी देखिए परसेंट वाइज बहुत कम है। तो कंपनी का टोटल जो डेप्थ है करीबन 4 लाख के आसपास है। मतलब कंपनी कर्जा इतना लिया है, और बैंक फाइनेंस कंपनी कर्जा तो लेंगे ही, वो कर्जा लेंगे तभी तो दूसरों को कर्जा दे पाएंगे। और नेट आप देख सकते हैं जो गियरिंग रेशियो है वो 8.52 के आसपास है। CRAR के परसेंटेज जो है बहुत शानदार देखने को मिला। टैक्स लायबिलिटी नील है, मतलब इसका टैक्स लायबिलिटी कोई भी नहीं है। ROC ROE दोनों ही देखा है तो ROA मतलब रिटर्न ऑफ एसेट और रिटर्न ऑफ इक्विटी, मुझे हमेशा रिटर्न ऑफ इक्विटी देखना चाहिए, वो 13% के आसपास है, मतलब ठीक ठाक है। एक एवरेज लेवल के आसपास 15% के आसपास है, मतलब ठीक ठाक है। तो नेटवर्क भी ठीक ठाक बढ़ रहा है और कंपनी का CAGR परसेंटेज भी अलग लेवल का ग्रोथ हो रहा है। तो अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी 1,29,000 करोड़ के आसपास है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप जब वीडियो देखेंगे शायद ये डेटा चेंज हो सकते हैं। तो कंपनी अभी भी 100 रुपीज के नीचे है। तो इस कंपनी का पी रेशियो 21 के आसपास है। ROC ROE बेस्ट देखने को मिला, और कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो सही में ठीक ठाक ही है, देखा जाए तो उतना ज़्यादा नहीं है। एनुअल इनकम अच्छा खासा है, डेप्थ कंपनी अच्छा खासा लिया, और प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है। तो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी में सेल्स में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगातार कंपनी क्या किया, सेल्स को बढ़ाते चले गए। उस बेसिस में कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा और नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है, तो इसलिए इस कंपनी ने आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। एक साल में 200% के आसपास रिटर्न दिया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FHDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट तो आपको दिख रहा है, मगर इंस्टीट्यूशन के पास ज्यादा होल्डिंग इसलिए नहीं है क्योंकि प्रोमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग्स है। प्रोमोटर को करीबन करीबन 12%, सॉरी 11% के आसपास होल्डिंग्स को बेचना पड़ेगा। सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। तो कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो देखिए कंपनी का बोरिंग्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जब कोई कंपनी का बोरिंग्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले तो सोच लेना कंपनी हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी में अगर लोन बड़ा ज्यादा लिया जा रहा है तो कस्टमर को वो लोन ज्यादा भी देंगे। उसके बाद देखना है कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है। तो इस बेसिस में बताया जा रहा है कि कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी कंपनीज के ऊपर अगर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ था, एटलीस्ट टू ईयर्स। उसके बाद देखिए धमाका परफॉर्मेंस हो गया जब रेलवे गवर्नमेंट ने बजट पेश किया, और गवर्नमेंट ने रेलवे कंपनीज को बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट भी किया, तो जिसके चलते एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। अभी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिलने वाले हैं और लगातार रेलवे गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट मिलने जा रहे हैं। तो इस बेसिस में आगे चल के और भी ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है। तो RFC के ऊपर आपके क्या राय है, कि आपके पास निवेश है? जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना कितने प्राइस में आपने निवेश करके रखे हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है IREDA, जो कंपनी हाल ही में लिस्टिंग हुआ, और इस कंपनी भी एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है और ये भी एक फाइनेंस कंपनी है। अगर इस कंपनी की कंपेयर के बारे में बात करूं, कंपटीटर के बारे में बात करूं, तो IRFC के सेक्टर में ही कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी जो कंपनी है, मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये कंपनी काम क्या करते हैं सबसे पहले वो समझ लीजिए। तो जो हमारा जो फाइनेंस कंपनी है ये काम करते क्या है, आप देखेंगे तो कंपनी देखिए इथेनॉल, आपको यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एनर्जी सेगमेंट के ऊपर आपको डेटा देखने को मिलेगा। तो कंपनी देखा जाए तो मेनली जो कंपनी का जो बिजनेस है वो लोन देने का बिजनेस है। और किसके ऊपर कंपनी लोन प्रोवाइड कर रहा है, सोलर एनर्जी के ऊपर, ग्रीन एनर्जी के ऊपर। जैसे आप देखेंगे कंपनी लोन कहाँ कहाँ पे बांटा, कंपनी सबसे ज्यादा लोन दिया सोलर एनर्जी के ऊपर 30% के आसपास, और विंड एनर्जी के ऊपर 23% के आसपास, स्मॉल हाइड्रो
जो कैटेगरीज है, हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर 11% और बायोमेस जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 5% और बाकी देखिए अदर्स के ऊपर 8.2% और लोन फैसिलिटी ऑफ स्टेट मतलब यूटिलिटी के ऊपर 19%। तो सबसे ज़्यादा कंपनी लोन कहाँ पे देते हैं? सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर कुछ अपडेट्स है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए IREDA लॉन्चेस लोन प्रोग्राम फॉर रूफटॉप सोलर, मतलब जो घर में जो रूफटॉप सोलर लगाया जाता है इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी लोन प्रोवाइड करने का एक अनाउंसमेंट किया था। और नेक्स्ट जो अपडेट है, देखिए IREDA लॉन्चेस रिटेल डिवीजन टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंस। तो कंपनी क्या बता रहा है, अभी वो रेलवे गवर्नमेंट को इतने दिनों से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर लोन दे रहा था, अभी वो रिटेल डिवीजन के ऊपर भी लोन देने वाले हैं। मतलब अब कोई भी पर्सनल व्यक्ति, कोई भी कंपनीज अगर सोलर प्रोजेक्ट के लिए लोन लेना चाहते हैं तो वो भी इस कंपनी उसको लोन प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से कुछ बातचीत देखने को मिला, तो ये भी कंपनी के लिए हाई ग्रोथेबल सिचुएशन दिखेगा। तो नेक्स्ट जो अपडेट है आप देखेंगे तो IREDA जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंट्रोड्यूस लोन इन मतलब इनिशिएटिव फॉर रूफटॉप सोलर PM कुसुम कंज्यूमर। तो PM कुसुम जो प्रोजेक्ट है, जो उस प्रोजेक्ट में जितने सारे कंज्यूमर है उसको भी रूफटॉप का जो सोलर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर लोन देने का काम IREDA करेगा। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे तो रेलवे जो मतलब कंपनीज है, जितने सारे रेलवे कंपनी है उसको इनवाइट किया गया था 1.1 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट के लिए। और वो भी कहाँ पे? हावड़ा, मतलब वेस्ट बंगाल, कोलकाता में हावड़ा में आपको रूफटॉप के कुछ इस तरीके से सोलर प्रोजेक्ट के लिए अनाउंसमेंट किया गया था। तो यहाँ पे और भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एस्टिमेट के हिसाब से देखें तो रेलवे इन्वेस्ट 2 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट और वो भी ईस्टर्न रेलवे के ऊपर। तो यहाँ पे भी ये कंपनी का प्रोजेक्ट मिलने का चांसेस है। साथ ही साथ तमिलनाडु में देखा जाए तो यहाँ पे भी रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए कंपनी को प्रोजेक्ट दिया गया है। तो अलग अलग जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जयपुर में यहाँ पे भी 1 मेगावाट का रूफटॉप सोलर के लिए भी प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को इन्वाइट किया गया बिडिंग देने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी को लगातार लगातार प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं और जिस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है उसका ग्रोथेबल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी इस कंपनी के फाइनेंशियल प्रोग्राम क्या सही में है वो देखना बहुत जरूरी है। देखिए फाइनेंशियल लीडर्स के बारे में बात करूँ तो पी रेशियो चलो ठीक ठाक है, मान ही लेता हूँ, उतना ज़्यादा भी नहीं है उतना कम भी नहीं है। ROC ROE में दम है, ROE में दम है, यही देखना चाहिए फाइनेंस कंपनी के ऊपर। इनकम अच्छा खासा है मगर कंपनी का डेप्थ जो है वो 6.77 के आसपास है। चलो मान लेता हूँ कंपनी डेप्थ लेकर काम कर रहा है मगर इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी के जो रेशियोज है जो बहुत ज़्यादा देखने को मिला। जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, सेल्स में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट पेमेंट किया, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए और कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो ये भी एक धीरे धीरे करके हाई ग्रोथेबल कंपनी बनने जा रहा है। सेल्स ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार है। अभी तक 1 साल नहीं हुआ लिस्टिंग होने के बाद, तो इसलिए कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी का लोन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लोन मतलब कंपनी जो बोरिंग्स लिया वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उस बेसिस में कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा और उस बेसिस में एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर भी अच्छा खासा निवेश किया। तो सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर मैं एक ही बात कहूँ, इस कंपनी के ऊपर भी फ्यूचर में हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है। फिर भी जिस तरीके से इसका मतलब डेप्थ ज़्यादा है उस तरीके से कंपनी के इनकम उतना हाई ग्रोथेबल के हिसाब से नहीं देखने को मिला, तो एक रिक्सी पॉइंट है। तो उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अगर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर क्या डिसीजन लूँ, तो मैं जरूर कहूँगा Q3 का रिजल्ट आने दीजिए, उस रिजल्ट के बाद इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेने के लिए सोचिए, क्योंकि रिजल्ट में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है और किस बेसिस में आगे बढ़ रहा है। तो बाकी ये दोनों कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सारे वीडियोस आपको एजुकेशन पर्पस में सारी चीज़ों को आपको दिखाने के लिए, आपको सारी चीज़ों के बारे में समझाने के लिए इस वीडियो लेके आया हूँ। तो मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।